हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लर्न विद चाहत। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ये आपको थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा। तो 12th क्लास के बच्चों, आई होप आप लोगों की 12th बहुत अच्छे से गई होगी, पर आप लोग अपने कॉलेज को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो रेगुलर कॉलेज कर भी सकते हैं, जिन्होंने CUET दिया होगा लेकिन उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे। या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो रेगुलर कॉलेज नहीं कर सकते पर वो सोल से भी नहीं करना चाहते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों के बीच का एक अल्टरनेटिव देखने वाले हैं, जिसको हम NC-WEB के नाम से जानते हैं। तो NC-WEB यानी कि नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्ड गाइडेंस देने वाली हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बहुत अच्छे से समझा दूँगी। NC-WEB क्या होता है और ये आपको क्यों करना चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, कैसे आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होती है और किस टाइम इसका नोटिफिकेशन आता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं आपको, क्या NC-WEB की फ़ीस होती है, कौन कौन से कॉलेजेस NC-WEB को कराते हैं, कट ऑफ्स क्या जाती हैं, और NC-WEB में कॉलेज लाइफ कैसी होती है, स्टडी कैसी होती है और क्या आपको कोई एक्सपोजर मिलता है या नहीं। ये सब कुछ हम जानने वाले हैं इस एक वीडियो में। और आपको NC-WEB की खासियत मैं पहले एक बता दूं कि NC-WEB में आपको DU की रेगुलर डिग्री मिलती है। ये NC-WEB की बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें आपको DU की रेगुलर डिग्री मिलती है और इसके लिए आपको CUET भी नहीं चाहिए होता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। यानी कि आपको ग्रेजुएशन करनी है तो आपको CUET भी नहीं देना होता है। कंप्लीटली आपके 12th के मार्क्स पे आपका एडमिशन होता है। ओके, तो अब हम समझते हैं NC-WEB को। NC-WEB की स्थापना हुई थी 1944 में। इसे अब 80 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है वुमेन एम्पावरमेंट में, यानी कि महिलाओं को सशक्त बनाने में। और ये वुमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमको देता है और ये सिर्फ वुमेन के लिए होता है, वो भी दिल्ली NCT की। ओके, इसमें क्लासेस जो होती हैं वो जनरली सैटरडे या संडेज़ को होती हैं और कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो सिर्फ सैटरडे को करवाते हैं क्लासेस और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ संडे को करवाते हैं NC-WEB की क्लासेस। ओके, और फिर इसमें एकेडमिक ब्रेक्स भी मिलते हैं हमको, जैसे कि रेगुलर में मिलते ही हैं। कॉलेज शेड्यूल टू सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ओके, अब थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि रेगुलर कॉलेज में क्या होता है एंड NC-WEB में क्या होता है, क्या फ़र्क है। रेगुलर कॉलेज में आपको CUET एग्ज़ाम देना पड़ता है, जबकि NC-WEB में आपका एडमिशन कैसे होता है, आपका टोटली 12th के मार्क्स के बेस पे आपका एडमिशन होता है। आपके जितने मार्क्स परसेंटेज आया होता है उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है और इसमें भी आपके बेस्ट 4 काउंट किए जाते हैं। यानी कि एक लैंग्वेज होती है आपकी और बाकी 3 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं इसमें। ठीक है, रेगुलर कॉलेज में आपको रोज़ जाना होता है, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, पर NC-WEB में आपको सिर्फ सैटरडे या फिर सिर्फ संडे को जाना होता है। दोनों की ही एक खास बात है कि रेगुलर डिग्री होती है, पर NC-WEB में ये डिग्री हमें काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। रेगुलर कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फेस्ट होती हैं, सोसाइटीज़ होती है, पूरा एक्सपोजर आपको मिलेगा। एक बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी आप अपनी बना सकते हो अपनी कॉलेज लाइफ में, अगर आप रेगुलर कॉलेज में हो तो। ठीक है, आपको सारी चीज़ें एंजॉय करने को मिलेंगी क्योंकि कॉलेजेस में पढ़ाई से ज़्यादा यही सब होता है, फेस्ट, सोसाइटीज़, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक्सपोजर, कॉम्पिटिशन्स, ये सब कुछ। लेकिन NC-WEB का थोड़ा सा ड्रॉबैक ये आ जाता है कि यहाँ पे ज़्यादातर पढ़ाने पे फोकस किया जाता है, वो सिलेबस भी बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाया जाता है। सोसाइटीज़ जनरली नहीं होती हैं कॉलेजेस में, पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर मिरांडा हाउस कॉलेज जो है वो भी NC-WEB कराता है, NC-WEB के अंडर आता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रवाह कम्युनिटी है जिसमें सोसाइटीज़ हैं काफ़ी सारी। तो ये कॉलेज वाइज भी थोड़ा वेरी कर जाता है कि उस कॉलेज में सोसाइटी होगी या नहीं जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हो। किसको करना चाहिए NC-WEB, आइए देखते हैं। तो
ऐसा कोई भी बच्चा जो कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, सीए कर रहा हो, बैंकिंग कर रहा हो, ठीक है, कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो एनसीवीएफ कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको डेली कॉलेज नहीं जाना होता है, सिर्फ सैटरडे या संडे को कॉलेजेस में जाना होता है। अगर आप साइड में कोई स्किल्स सीख रहे हो, जैसे कंप्यूटर स्किल्स, आर्टिस्ट्री या फिर एआई स्किल्स अगर आप सीख रहे हो, अपनी कोई साइड हसल कर रहे हो, और डीएलएड वगैरह भी अगर आप कर रहे हो साइड में, तो आपको एनसीवीएफ में जाना चाहिए। अगर आप जॉब करते हो पार्ट टाइम या फुल टाइम, आप एक एम्प्लॉय हो, तो भी आपको एनसीवीएफ में जाना चाहिए और इसमें रेगुलर डिग्री मिलती है। कोई ऐसी गर्ल जो कि रिस्ट्रिक्टेड हो, जिसके घर में सिर्फ बोला जाता हो कि नहीं, गर्ल्स एंड बॉयज़ जो होंगे फिर कोएड होएगा कॉलेज, तो यहाँ पे वुमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, सिर्फ वुमेन के लिए होता है, आपकी क्लास में सिर्फ लड़कियाँ होती हैं, तो ऐसी लड़कियाँ भी जा सकती हैं इसमें, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरी रहती हैं अपने घर की, वो लड़कियाँ भी इसमें अपना एडमिशन करवा सकती हैं। आइए अब हम ट्रेंड को देखते हैं कि कितनी सीट्स होती हैं आपके एनसीवेब में। जो 2025 का अगर मैं डाटा दिखाऊं आपको, तो इसमें बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम, पहले तो एनसीवेब की बात आप जान लें कि अगर आप सोचें हम हिस्ट्री ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या कुछ और कर लें, तो नहीं, इसमें दो ही कोर्सेज होते हैं, बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम एनसीवेब में, ठीक है। तो लास्ट ईयर 2025 में बीए प्रोग्राम में 355 सीट्स थी हर कॉलेज में, और 230 सीट्स थी हर कॉलेज में बीकॉम के लिए, ठीक है। और बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, इको प्लस पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री प्लस संस्कृत, इस तरीके के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एनसीवेब में भी जो करिकुलम है वो सब कुछ एनईपी से अलाइन होता है, जैसे कि बोला जाता है ना कि अब हमें एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज की ज़रूरत है, ताकि बच्चों की क्षमता विकसित हो सके, उनकी स्किल बढ़े। एसईसी यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, बीएससी वैल्यू एडिट कोर्स, वैल्यूज़ मिले उनको, जनरल इलेक्टिव लैंग्वेजेस, ये सब कुछ इसमें अवेलेबल रहता है एनसीवेब में भी। ओके, अब हम चलते हैं आगे और भी बातों को जानते हैं। एक चीज़, क्योंकि आपको यहाँ रेगुलर डिग्री मिल रही है, तो आपको अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। 67% अटेंडेंस आपको हर सब्जेक्ट में चाहिए होती है फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। और माइग्रेशन की अगर मैं बात करूँ, तो आपको मान लो आपका एडमिशन हो गया अदिति महाविद्यालय में, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि आपका एडमिशन हो जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी में, तो आप एनसीवेब में माइग्रेशन नहीं ले सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे तो रेगुलर कॉलेज में जाना चाहिए था, तो आप एनसीवेब से रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ये एक अच्छी खास बात है कि यहाँ पे माइग्रेशन, इस तरीके का माइग्रेशन अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन शर्त ये रहती है कि जैसे आपका एनसीवेब का फर्स्ट ईयर बीत गया, तो उस फर्स्ट ईयर में आपने वो स्कोर किया हो कि आप रेगुलर कॉलेज में जा सको। कि आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए होती है एनसीवेब में, तो एनसीवेब के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन लगती है आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, ठीक है, और आप दिल्ली में रहते हो, क्योंकि ये दिल्ली की गर्ल्स के लिए होता है, इसका आपका एड्रेस प्रूफ, इसमें आप आधार कार्ड लगा सकते हो अपना, फिर आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका सिग्नेचर। अगर आप जनरल हैं तो आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, पर अगर आप एससी एसटी और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। फिर और आपको क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं कि जो कुछ भी आपने अपलोड किया है उस पर आपने साइन किया होना चाहिए आपका, और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको पहले से ही रेडी रखने होते हैं, जो भी डेडलाइन होती है उस सब से ये सब कुछ पहले सबमिट करना होता है। अगर मैं एनसीवेब की फ़ीस की बात करूं, तो 2025 में ये फ़ीस जो है वो 8,800 समथिंग थी, इसी के आसपास थी, तो 8 से 9,000 आपकी सालाना फ़ीस रहती है। हाँ, इसके अलावा आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देनी पड़ती है और एसोसिएशन फ़ीस भी देनी पड़ती है, तो कुल मिला के आपका 10,000 प्लस चला जाता है एक ईयर में, ठीक है। और आपको एग्जैक्ट सेम फीस
पे करनी होती है, चाहे आप किसी भी कॉलेज में जाओ, चाहे आप मिरांडा हाउस में चले जाओ, चाहे आप अदिति महाविद्यालय में चले जाओ, ठीक है। मतलब नॉर्थ साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, आपको सेम फी पे करनी होती है। यही फी सब कॉलेजेस के लिए रहती है। फिर पेमेंट मोड क्या रहता है, तो पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी होती है और फिर आपको अप्रूवल भी आता है उसके लिए। प्रोसेस सेम रहता है एज पर स्टैंडर्ड ड्यू नॉर्म्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ एडमिशन इज कैंसल्ड, ठीक है। यानी कि अगर आप एडमिशन अपना वापस ले लेते हो, आप कहते हो कि हमें एडमिशन वापस लेना है, आपने कहीं और किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, या आपने ऐसा कर लिया कि आप रेगुलर कॉलेज में चले गए हो, ठीक है, तो आपको आपकी फ़ीस भी वापस मिल जाती है। पर देखो यार, फीस वापस करने वाले, रिफंड वाले काम करने ही नहीं चाहिए हमको, क्योंकि ये प्रोसेसेस ना फिर थोड़े लंबे हो जाते हैं, फिर कितने टाइम बाद जाकर आपको पैसा मिलेगा आपका। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये कॉलेजेस हैं जो कि 26 कॉलेजेस हैं जो कि NC-Web करवाते हैं। और NC-Web डज नॉट हैव अ standalone campus. It operates out of 26 prestigious constitute colleges of Delhi University. Because center transfers are forbidden, candidates are strongly advised to select a center geographically closest to the residence, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आप NC-Web के किसी भी कॉलेज में जाकर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो या क्लास ले सकते हो, जैसे कि सोल में होता है, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली एक कॉलेज अलॉट होता है और आपका कहीं सेंटर भी नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपके जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो आपको पूरा 3 साल या 4 साल के लिए उसी कॉलेज में बैठना होता है और उसी कॉलेज में आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं। क्लासेस आर हेल्ड ऑन सैटरडे, ठीक है, या फिर हॉलीडेज़ पे भी हो जाता है, संडे पे भी होता है। अब मैं आपको ना एक लिस्ट दिखा देती हूँ कॉलेज की, जो NC-Web ने पिछले साल PDF जारी किया था, वो PDF मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो ये रही आपके टीचिंग सेंटर्स की लिस्ट। इसमें 26 कॉलेजेस हैं, ठीक है। आप सीट देख सकते हो पिछले सालों की फॉर BA प्रोग्राम एंड BCom प्रोग्राम। और आप यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देख सकते हो, जैसे कि अदिति महाविद्यालय में, यहाँ देखो इनका एड्रेस भी दे रखा है कि कौन सा कॉलेज कहाँ पे है। तो यहाँ पे इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे रखा है, जैसे यहाँ पे कौन कौन सा अदिति महाविद्यालय में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है BA प्रोग्राम के, इको प्लस पॉलिटिकल साइंस, या फिर आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, ये अवेलेबल है। और ऐसे यहाँ आप देख सकते हो सारे कॉलेजेस का है। ये आप देख पा रहे हैं सारे कॉलेजेस के नाम, उनकी सीट्स बराबर हैं सबकी, और उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन BA एंड BCom प्रोग्राम दोनों का ही। ये 26 कॉलेजेस हैं जो NC-Web को करवाते हैं। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कॉलेजेस जो हैं उन पे क्या है, स्टार लगा है, ऐसे देखो, जैसे ये है राजधानी कॉलेज, इस पे स्टार लगा है। सॉरी, रामानुजन कॉलेज राजधानी पे नहीं लगा है, सत्यावती पे भी नहीं लगा है। तो ये स्टार्स का मतलब क्या है, तो देखो स्टार का मतलब क्या है, स्टार वाले सेंटर्स में क्लासेस आर हेल्ड ऑन सैटरडे। जिन पे स्टार लगा है उनमें जो क्लासेस हैं वो सैटरडे को होती हैं, और जिस पे कुछ भी नहीं लगा है उनमें क्लासेस होती हैं संडे को। जैसे कि मिरांडा हाउस जो है, मिरांडा हाउस में संडे को क्लासेस होती है, सिर्फ संडे को, ठीक है। वहीं हंसराज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ होती है सैटरडे को क्लासेस, ठीक है। तो ऐसे इन कॉलेजेस के एक दिन बने होते हैं जिस दिन इनकी क्लासेस होती हैं। तो अब हम थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपका NC-Web में कैसे होता है एडमिशन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, यानी NC-Web का फॉर्म भरना होता है। ये अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो, जनरल से हो, तो आपके 250 से 300 रुपये लगते हैं, और अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपके आई थिंक 100 रुपीज़ लगते हैं। फिर कट ऑफ्स निकलती हैं, आपको मॉनिटर करते रहना होता है। ओके, कट ऑफ निकलती हैं, पहले फर्स्ट कट ऑफ निकलती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड कट ऑफ निकलती है, देन स्पेशल कट ऑफ निकलती है, फिर उसके बाद फोर्थ, फिर फिफ्थ, और फिर स्पेशल ड्राइव कट ऑफ निकलती है। ऐसे करके इतनी सारी कट ऑफ्स निकलती हैं कि इनमें हर बच्चे का एडमिशन हो ही जाता है, अगर वो पूरा अवेयर है, पूरा अच्छे से नज़र बना के रखा है, तो उसका एडमिशन हो जाता है। और ये कट ऑफ निकलती हैं तो उसमें फिर मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो वो बेस्ट 4 के बेसिस पे होता है। अभी मैं आपको सब्जेक्ट्स भी दिखाऊंगी कि वो बेस्ट 4 सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, जिनके बेस पे आपके परसेंटेज मैटर करती है और आपको फिर कॉलेज अलॉट होता है।
और जब कट ऑफ निकलती है तो फिर आप, कट ऑफ निकल गई उसके बाद क्या करना होता है, आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होता है जिससे आपकी परसेंटेज मैच कर रही होती है, उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। और इस अप्लाई करने में आपकी कोई भी फीस नहीं लगती है। फिर आपको अप्रूवल का वेट करना होता है कि वहाँ से जो प्रिंसिपल्स आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं कॉलेज वाले, और फिर प्रिंसिपल वगैरह जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं, ईमेल पे आपको अप्रूव कर देते हैं कि आपका एडमिशन हो गया एनसीवेब में। ठीक है, आपका सब कुछ हो गया, अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन उसके बाद भी पूरा एडमिशन नहीं होता है, उसके बाद एक चीज़ रह जाती है फ़ीस। आपको फ़ी पेमेंट करनी होती है और ये पूरी आपकी ऑनलाइन होती है। ठीक है, फ़ीस पेमेंट ऑनलाइन रहती है, और जब आप फीस पे कर देते हैं आपने, तभी आपकी सीट लॉक होती है और तभी आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है 2025-26 का कट ऑफ वाला पीडीएफ। इसमें जब एनसीएफ की फर्स्ट कट ऑफ आई थी तो ये फर्स्ट कट ऑफ का पीडीएफ है, आप पढ़ पा रहे होंगे, इसमें क्लियरली मेंशन है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कॉलेजेस के नाम हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, और आप देख पा रहे हो कैटेगरी वाइज कट ऑफ इसमें दे रखी है, कोर्स वाइज। जैसे कि बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस वाले कॉम्बिनेशन की क्या है कट ऑफ, जनरल में अगर हम देखें, इधर है हंसराज और इधर है मिरांडा हाउस, तो हंसराज का है 81 एंड मिरांडा हाउस का है 85। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ बीए प्रोग्राम में इको प्लस पॉलिटिकल साइंस का, तो जनरल का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो यहाँ हंसराज और मिरांडा दोनों में ही 80 कट ऑफ है। और मैं आपको पिछले साल की अगर बात बताऊं तो फर्स्ट कट ऑफ पे ही इन दोनों कॉलेजेस ने जनरल के लिए अपने एडमिशन बंद कर दिए थे फर्स्ट कट ऑफ के बाद में। ठीक है, तो इन कॉलेजेस में, क्योंकि नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन रहता है, बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज चाहिए होती है अगर आपको इनमें लेना होता है। और अगर मैं मिरांडा हाउस की बात करूँ तो मिरांडा हाउस के लिए आपको 90+% चाहिए होती थी। वो पिछले साल क्या था, पिछले साल फॉर्म बहुत कम भरे गए थे और काफ़ी लेट निकला था एनसीवेब का फॉर्म, और सेम हिसाब इस बार भी रहने वाला है आई थिंक, क्योंकि इस बार भी काफ़ी लेट हो रहा है एनसीवेब का फॉर्म निकलने में। ये आप देख पा रहे हैं पूरा अच्छे से। ओके, ये कट ऑफ है। फर्स्ट कट ऑफ का पीडीएफ। ठीक है बच्चों, समझ ही रहे होंगे आप इसे। अब हम चलते हैं बीकॉम वाले पे। ये बच्चों आप देख पा रहे हो एनसीवेब का फर्स्ट कट ऑफ है बीकॉम प्रोग्राम का। ओके, आप यहाँ पे टीचिंग सेंटर देख पा रहे हो कौन कौन से कॉलेजेस हैं, यहाँ पे कैटेगरीज वाइज कट ऑफ दे रखी है। फर्स्ट कट ऑफ है ये। अगर आपको अदिति महाविद्यालय में चाहिए तो जनरल से हो आप, तो आपको कम से कम 50% लानी थी आपने, अगर आप आदित्य महाविद्यालय में थे। अगर नहीं भी लाए हो तो आपके लिए कोई ना कोई और कॉलेज है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज होती है, उसके बाद जैसे जैसे कट ऑफ आगे बढ़ती है तो ये परसेंटेज गिरती जाती हैं। एनसीवेब में 48% से लेकर 100% तक अटेंडेंस, 100% मार्क्स तक एडमिशन होता है बच्चों का। यानी कि ये एनसीवेब जो है, इसमें दिल्ली एनसीटी की जो गर्ल्स हैं उसमें उन सारी गर्ल्स के लिए दरवाजे खुले हैं अगर वो इतने के बीच में स्कोर करती हैं तो। एंड ये देखो बच्चों, ये मैं आपको एनसीवेब का नोटिफिकेशन भी दिखा दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया तो लगे कि एनसीवेब के फॉर्म किस टाइम पे निकलेंगे। पिछली बार देखो बहुत लेट निकले थे एनसीवेब के फॉर्म 25-26 के लिए, 2025 में बहुत लेट निकले थे, और आई थिंक इस बार भी यही ट्रेंड रहने वाला है। तो निकले थे इसके फॉर्म 1 जुलाई को और 22 दिन मिले थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फिर फर्स्ट कट ऑफ आ गई थी 28 जुलाई को। ठीक है, जिसकी फ़ी पेमेंट जो थी वो 2 अगस्त तक की डेट थी उसकी। फिर आई थी सेकंड कट ऑफ जो कि आई थी 4 तारीख को, 4 अगस्त 2025 को आ गई थी, और उसकी फ़ी पेमेंट जो है वो 9 अगस्त तक करनी थी। फिर आई थी थर्ड कट ऑफ 11 अगस्त को, जिसकी फ़ी पेमेंट 15 अगस्त तक करनी थी। फिर स्पेशल कट ऑफ आई थी। स्पेशल कट ऑफ में ना देखो वो बच्चे होते हैं, जैसे उसने फर्स्ट में भरा या नहीं भरा, किसी वजह से वो फीस की वजह से वो बच्चा रह गया या कुछ हो गया था उसके साथ, वो नहीं कर पाया,
ठीक है, उसको नहीं पता चला तो वो स्पेशल कट ऑफ में भर सकता है, क्योंकि देखो सबकी ना परसेंटेज गिरती जाती है जैसे जैसे कट ऑफ होता है। अब मान लो वो 85% वाला बच्चा था और उसने फर्स्ट कट ऑफ में नहीं भरा, तो अब क्या वो बाकी कट ऑफ में भर ही नहीं पाएगा? तो ऐसे में स्पेशल कट ऑफ काम आती है। स्पेशल कट ऑफ जो है वो 18 अगस्त को निकली थी और 23 अगस्त उसकी लास्ट फी पेमेंट डेट थी। देन आई थी फोर्थ कट ऑफ, 25 अगस्त को निकली थी, 29 अगस्त को फी पेमेंट करनी थी लास्ट। और फिफ्थ कट ऑफ जो है वो 1 सितंबर को निकली थी, यानी कि देखो 30 या फिर 31 अगस्त को बच्चों का कॉलेज भी स्टार्ट हो गया था, कुछ कुछ सेंटर्स में ओरिएंटेशन भी हो गया था और उसके बाद में एडमिशन चल रहे थे। ठीक है, और लास्ट ये जो फिफ्थ कट ऑफ है इसको 5 सितंबर तक इसकी फ़ी पेमेंट करनी थी। उसके बाद आई थी स्पेशल ड्राइव कट ऑफ। ठीक है, स्पेशल ड्राइव कट ऑफ आई थी जिनका नहीं हुआ एडमिशन किसी भी वजह से, सारी कट ऑफ्स में उन सबका एडमिशन यहाँ हुआ था। तो 8 सितंबर को आई थी ये और 12 सितंबर लास्ट इसकी फ़ी पेमेंट करनी थी। उसके बाद जो भी है सब क्लोज हो गया था। बच्चों देखो, आप सोच रहे होगे कि मैं आपको इतना डेटा क्यों बता रही हूँ, पिछले साल का इतना ट्रेंड क्यों बता रहे हो। बच्चों ये ना बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और इतना आपको कोई भी नहीं बताने वाला है इतनी डिटेल में। मैं हर चीज़ आपको दिखा रही हूँ, पिछले साल के जो पूरे जो ऑफिशियल वेबसाइट के जो पीडीएफ्स है मैं आपको वो दिखा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके आपके एडमिशन को लेकर और आपका माइंड क्लियर हो सके आपको कैसे क्या सब कुछ करना है, वरना बाद में बच्चे गलती करते हैं एंड देन उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सब कुछ एक ही वीडियो में, कोई भी ऐसे एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं दे रहा होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कॉमेंट में अपना फीडबैक भी देते रहें। अब हम देखेंगे कि ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि ऐसे ऐसे एडमिशन हो जाता है और परसेंटेज भी उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, तो परसेंटेज कैलकुलेट होगी कैसे? बेस्ट 4 सब्जेक्ट की हम परसेंटेज गिनेंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है इंग्लिश, हिंदी या कोई और लैंग्वेज। ठीक है, इसकी लिस्ट दे रखी होती है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कि कौन कौन सी वो लैंग्वेजेस हो सकती हैं। पहले तो कोई भी लैंग्वेज जिसमें ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं उस लैंग्वेज को उठा लिया जाता है। मान लो मेरे इंग्लिश में 97 आए हैं तो उसको उठा लिया गया, और इंग्लिश में हिंदी में मेरे 96 आए हैं तो मैंने हिंदी को छोड़ दिया। ओके, उसके बाद है डोमेन सब्जेक्ट। तो डोमेन सब्जेक्ट जो भी है मेरा हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियो मान लो, तो उनसे जो मेरी परसेंटेज बनेगी उसको मैं रख लूँगी। ओके, और हाँ इसमें ना जो डोमेन में इसमें हम एडिशनल को भी काउंट करते हैं, लेकिन एडिशनल जो है जो एनसी वेब ने लिस्ट दे रखी होती है ना, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, अगर उससे आपका मैच कर रहा है ना तो ही आपका ये काउंट होता है उसमें। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है, अगर मान लो कोई सब्जेक्ट है आपका वो एनसी वेब के दी हुई लिस्ट से आपका मैच नहीं कर रहा है तो क्या होएगा, आपको 2.5% की पेनल्टी लगती है, यानी कि आपका 2.5% कम काउंट होता है। मान लो किसी सब्जेक्ट में आपके 99 मार्क्स आ गए और वो एनसी वेब की लिस्ट में है ही नहीं वो सब्जेक्ट, लेकिन आप उसको इसमें काउंट करना चाहते हो, तो क्या होएगा, आपके 2.5% जो है वो कम हो जाएंगे मार्क्स। ठीक है, अब मैं आपको लिस्ट ए और लिस्ट बी भी दिखा देती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि बच्चे क्या होता है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकालती है एनसी वेब और आप लोग पढ़ते नहीं हो, और उस वजह से आपको क्या होता है हमेशा कंफ्यूज रहते हो, ऑलवेज डाउट में रहते हो और फिर परेशान होते रहते हो। तो आप समझ लीजिए अभी। तो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जिससे हमारी बेस्ट 4 की परसेंटेज निकलेगी, ये लिस्ट ए है और ये नीचे वाली लिस्ट बी है। ठीक है बच्चों, तो लिस्ट ए में आप देख पा रहे हो, लिस्ट A1 में और लिस्ट A2 में बहुत सारी आपको लैंग्वेजेस दे रखी हैं। अगर ये लैंग्वेजेस आपकी 12th क्लास में थी तो आपकी कोई भी पेनल्टी नहीं लगने वाली है। ठीक है, और इसमें इंग्लिश एंड हिंदी जनरली ज़्यादातर बच्चों के पास में होती है, संस्कृत होती है, तो उसको भी काउंट कर सकते हैं, सब कोई इशू नहीं है, ये सारी लैंग्वेजेस के मार्क्स आप काउंट कर सकते हो। उसके बाद हम लिस्ट बी अगर देखें तो लिस्ट बी
ये आप देख पा रहे हो, इसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं इको, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस मैथ्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, अकाउंटेंसी, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स इसमें, कंप्यूटर साइंस, सब कुछ दे रखा है इसमें। लेकिन देखो मेरा क्या था, मेरे पास ना एडिशनल में म्यूज़िक था और उसमें मेरे 99 मार्क्स आए थे, पर हो सकता है उसमें मेरी 2.5% की पेनल्टी लगी होगी, बट क्योंकि मेरा परसेंटेज बहुत हाई था तो मेरा मिरांडा हाउस में हो गया था। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ बातें लिखी हैं बीए प्रोग्राम वालों के लिए और बीकॉम वालों के लिए भी कुछ बातें लिखी हैं, आइए इनको समझते हैं। ये देखिए इसमें लिखा है कि आपको पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए होंगे और आपके जो बेस्ट 4 के परसेंटेज है वो कैसे बनेगा, आपको लिस्ट ए और लिस्ट बी के सब्जेक्ट से आपके बनेगा। और लिस्ट ए में आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे, लिस्ट बी में आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे। लिस्ट ए में से आपकी कोई भी एक लैंग्वेज होएगी। और देखो जो सब्जेक्ट इन 2 लिस्टों से मैच नहीं भी कर रहे होंगे आप उनको भी रख सकते हो अपने बेस्ट 4 में, ठीक है। और अगर एक सब्जेक्ट है वो तब कोई आपका डिडक्शन नहीं होएगा, लेकिन अगर आपके 2 सब्जेक्ट ऐसे लग रहे हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपने 2 नॉन लिस्टेड सब्जेक्ट रख लिए, मान लो फिजिकल एजुकेशन रख लिया आपने और आपने म्यूजिक रख लिया, तो ये तो दोनों ही लिस्ट में नहीं है, तो आपको फिर 2.5% की पेनल्टी लगती है। एंड बच्चों बीकॉम वालों के लिए भी सेम ही लिखा है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप देख सकते हो कि हाईली परसेंटेज जो है वो 80+ गई थी, 85 मिरांडा में गई थी, 81 हंसराज में गई थी। मीडियम परसेंटेज 71 से 58% तक गई थी फर्स्ट कट ऑफ की अगर हम बात करें तो। और लास्ट जो है जो डाउन परसेंटेज थी वो 51 से 48% तक गई थी इन फर्स्ट कट ऑफ, ठीक है। फर्स्ट कट ऑफ का स्नैपशॉट है ये। और बाकी अगर हम देखें जो जनरल की बात की जा रही है और जो SC ST OBC वाले थे उनका मिरांडा में अगर हम देखें तो वो 70% से भी नीचे गई थी परसेंटेज। कैसी होती है स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ, है ना। आपके कॉलेज कैंपस में अगर आप NC वेब के स्टूडेंट हो तो देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो पहले तो यहाँ पे फीमेल फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, सब गर्ल्स ही होती हैं आपकी। हाँ देखो आपके कोएड अगर तो कोएड तो कोएड कॉलेज अगर आप हंसराज में हो तो सोल के बच्चे भी पढ़ने आएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा ही होता है कि कोएड वाली फील आपको मिल भी सकती है। लेकिन NC वेब में आपकी क्लासेस में जो है वो लड़कियाँ ही बैठी होती हैं, हाईली कंफर्टेबल होता है, फ्रेंडली और कैजुअल एनवायरनमेंट आपको मिलता है और काफ़ी फोकस्ड वाइब रहती है। स्टूडेंट्स अराइव, स्टडी, लीव एज मोस्ट आर बैलेंसिंग आउटसाइड जॉब्स और कोर्सेज। तो आप अपनी जॉब को भी बैलेंस कर लेते हो, इसमें कुछ सीख रहे हो साइड में, कुछ साइड हासिल कर रहे हो, उसको भी आप बैलेंस कर लेते हो अच्छे से, ठीक है। और एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा ये होता है कि यहाँ पे ना आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुद ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक एक हफ्ते बाद आपकी क्लास लग रही है। तो क्या होता है इसमें ना काइंड ऑफ छलांग लगा दी जाती है, क्योंकि सिलेबस जितना टाइम देकर उसको कंप्लीट कराना चाहिए उतना प्रोफेसर्स भी नहीं दे पाते हैं और बच्चे भी ऐसे नहीं ले पाते हैं, क्योंकि एक एक हफ्ते में छलांग लगा दी जाती है। तो आपको खुद ही बुक्स के ज़रिए पढ़ना होता है या लाइब्रेरी में आप पढ़ सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। पर ऐसी बात नहीं है, अगर एक दिन पहले भी आप पढ़ के जाओ तो आपकी 7 या 8 CGP आराम से आती है। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर की अगर मैं बात करूं तो एकेडमिक पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और एक्स्ट्रा करिकुलर NC वेब में आपको नहीं देखने को मिलता है। सोसाइटीज़ नहीं होती हैं, लिमिटेड फैसिलिटीज़ होती हैं, कोई फेस्ट वगैरह आपको नहीं होते। देखो अब मैं कंप्लीटली बोल दूँ नहीं होते तो ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा होता है कि ये ना कम्प्लीटली कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कॉलेज करवाएगा कि नहीं करवाएगा। अब जैसे कि हमारे मिरांडा में क्या है, हमारे में सोसाइटीज़ हैं और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा अभी वो भी हुआ था, कल्चरल फेस्टिवल हुआ था। तो इट कंप्लीट सी अप टू कॉलेज, कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज के बच्चे कैसे हैं। अगर वो ज़ोरदार आवाज़ उठा रहे हैं, अपने लिए पूरा यूनियन बना रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब कुछ, तो वो NC वेब के भी अगर तो उनको ये सब कुछ मिलेगा, पर आपको पूरी हिम्मत रखनी होगी उसके लिए। और लाइब्रेरी की अगर मैं बात करूँ तो देखो लाइब्रेरी जो है वो खुली रहती है। आप अगर उस दिन NC वेब डे है तो, या सैटरडे है या संडे है, तो आपके लिए लाइब्रेरी के दरवाजे खुले रहते हैं, आप जाइए, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दिन रेगुलर कॉलेज के बच्चों वाले दिन आ जाते हो तो आपको लाइब्रेरी में जाने में रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, ठीक है बच्चों। और ये आपके ऊपर भी है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर में अगर आपको नहीं मिल रहा मौका तो
बहुत से ऐसे पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे जो इनको आप फॉलो कर सकते हो कि आप उनको देखो कहाँ पे कौन सा कंपटीशन है। अगर एनसी वेब का ज़्यादा से ज़्यादा नज़र बना के रखो अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर चाहिए, और आप जाकर क्या करो, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो। बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स देख लेते हैं एनसी वेब के। तो बेनिफिट क्या है कि आपको 5 दिन नहीं जाना पड़ता जैसे रेगुलर कॉलेज में जाना पड़ता है। आप अपनी साइड हसल जॉब इजीली मैनेज कर लेते हो, और आपको एक रेगुलर डिग्री मिलती है लो कॉस्ट पे। ठीक है, आपकी डिग्री पे कम्प्लीटली लिखा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, कम्प्लीटली ये लिखा होता है। लेकिन जो आपकी मार्कशीट होती है, मैं ये भी बता दूं आपको, जो मार्कशीट होएगी ना उस पर क्या होता है, आपके कॉलेज का नाम लिखा होता है और उस पर एनसी वेब भी लिखा होता है। ठीक है, जैसे मिरांडा हाउस एनसी वेब मार्कशीट पे लिखा होता है, डिग्री पे आपको पूरी जैसी रेगुलर वाली होती है वैसी मिलती है, लेकिन उस पर एक होता है एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर पे अगर कोई डालेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये बच्चा एनसी वेब का था या किसका था, उसको पता लग जाता है। ओके, लेकिन डिग्री आपको रेगुलर ही मिलती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट पे। और सेल्फ स्टडी करनी होती है आपको, इतना ज़्यादा पढ़ाई आपको नहीं मिलता है। और अगर देखो, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो आपको रोज़ कॉलेज भी नहीं जाना पड़ेगा, रोज़ की वो थकान भी नहीं, क्योंकि रोज़ जाना आना कॉलेजेस में इतना पढ़ाई पे फोकस वैसे होता भी नहीं है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचे रहते हो आप, घर पे बैठ के आप अपनी मज़े से पढ़ाई कर सकते हो। सुटेबल फॉर फीमेल स्टूडेंट सीकिंग सेफ कंफर्टेबल एक्सक्लूसिव फीमेल एनवायरनमेंट। ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। तो ड्रॉबैक्स क्या हैं, आप ट्रेडिशनल कॉलेज एक्सपीरियंस को मिस कर देते हो। कितना भी कह लें हम कि ये फ़ायदे हैं एनसी वेब के, पर रेगुलर वाले उतने फ़ायदे नहीं मिल पाते हैं। लाइक रोज़ जाना आना, दोस्तों से मिलना, और रिलेशनशिप्स बनाना टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ में, और एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना उतना नहीं मिल पाता है। और एक एक हफ्ते बाद अगर आप जा रहे हो तो आप सोचो टीचर के साथ आपका क्या ही बॉन्ड बनेगा। लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एनसी वेब में, टीचर और ऐसे बच्चों का भी बॉन्ड बन जाता है। पर अगर रेगुलर की बात करें तो हम, अगर कोई टीचर रेगुलर अपने बच्चों से मिल रहा है, चाहे वो वीक है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो कम बोलता है या वो शैतानी करता है, तो वो रेगुलर वाला टीचर उसके बारे में सब कुछ जानता होगा। राइट, तो आप समझ पा रहे हैं। फिर नो अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ नेटवर्क थ्रू कॉलेज सोसाइटीज़ एंड क्लब्स, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। नो डेली एकेडमिक गाइडेंस फॉर प्रोफेसर्स, लिमिटेड एक्सेस टू फैसिलिटीज़ लाइक रेगुलर लाइब्रेरी, नहीं मिलती है रेगुलर लाइब्रेरी में, आपको नहीं घुसने दिया जाता है। एनसी वेब वाले डे पे आपको घुसने दिया जाता है। रैपिड सिलेबस पेज रिक्वायर सिग्निफिकेंट सेल्फ स्टडी बिटवीन वीकेंड क्लासेस, तो वीकेंड क्लासेस में आपको क्या मिलता है, रैपिड बहुत जल्दी सिलेबस करवाया जाता है। नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कल्चरल सोसाइटीज़ और फेस्ट। पर मैंने ये आपको पॉइंट बता दिया, आपको ये कॉलेज पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और कॉलेज के बच्चों पे उससे ज़्यादा डिपेंड करता है कि कॉलेज के बच्चे कैसे हैं, वो अपने लिए आवाज़ उठाना जानते हैं या नहीं। ठीक है, लास्ट में आपको क्या चेक कर लेना है जब आप फॉर्म भरें, अपनी बेस्ट परसेंटेज अच्छे से चेक कर लेनी है। 2.5% की पेनल्टी लग रही है नहीं लग रही है ये भी चेक कर लेना है, और अपने सर्टिफिकेट्स आपको रेडी रखने होते हैं। और सर्टिफिकेट्स भी आपके वो जो डेट दी होती है कि इस डेट का ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, उससे मैच खाना चाहिए। और आपके साइन भी हर आपके डॉक्यूमेंट पे होने चाहिए। और डैशबोर्ड जो होता है उसको आपको हमेशा एक्टिवली मॉनिटर करते रहना होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, मेरी वीडियो को अच्छे से देखते हो, आप समझते हो, कोई भी डाउट होता है पूछते हो, तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छी तरह इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है वीडियो में अब कि एनसी वेब में क्या क्या होता है, कट ऑफ, एडमिशन डेट्स, डेडलाइंस, 2025-26 का डाटा लेके मैंने आपको सब समझा दिया। बेस्ट फोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेगुलर लाइफ और जो एनसी वेब लाइफ होती है वो कैसी होती है, रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब कुछ आप अब समझ चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी है, और बेल आइकन को भी दबाएं, शेयर भी करें। बच्चों देखो, अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो कि किसी ना किसी वजह से कॉलेज नहीं करते हैं, उनको भी क्या होएगा, उनको भी एक रास्ता दिखेगा कि हमारे पास ये भी ऑप्शन है और हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं, ताकि वो भी
अपना जो है अपनी एटलीस्ट वो ग्रेजुएशन पूरी कर सके, क्योंकि हम कहते हैं आज की डेट में पढ़ाई नहीं होता, लेकिन स्किल्स तो मैटर करती हैं, पर उसके साथ हमारी जो डिग्रीज होती हैं वो भी मैटर करती हैं, क्योंकि उसी बेस पे हमारी सैलरी डिसाइड होती है। 12वीं पास वाले बच्चे की सैलरी अलग होती है, ग्रेजुएट की सैलरी अलग होती है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड वाले की सैलरी, या फिर और अगर साइड में कोई आपने ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है तो उस इंसान की सैलरी अलग होती है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सब कुछ मिलाकर ही आपकी सैलरी डिसाइड होती है। तो बच्चों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आई होप आपको सब कुछ बहुत बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड